नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इस प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफार्म पर वैसी किसी भी परीक्षा के लिए जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उससे संबंधित बातें होती हैं या उनके सिलेबस में इससे संबंधित कंटेंट होते हैं। दोस्तों, निकट भविष्य में आपके सीटेट 2022 की परीक्षा होने वाली है, इसलिए इस परीक्षा को ध्यान में रख करके उस परीक्षा से संबंधित बातें यहाँ पे की जाएंगी। तो आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक, जब आप सिलेबस कभी देखे होंगे तो उसमें बाल विकास से संबंधित बातें सबसे पहले की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बाल विकास क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। दोस्तों, जब कभी बाल विकास की बात हो और उसमें बाल मनोविज्ञान न आवे, ये संभव नहीं है, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान न आवे, ये संभव नहीं है। अगर हम शैक्षिक परिवेश में बालक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाल विकास हमको तब समझ में आएगा जब हम बाल मनोविज्ञान अथवा शिक्षा मनोविज्ञान को समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इसको पूरा समझ लीजिएगा आप लोग। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दो टर्म आपको मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगर बाल मनोविज्ञान को समझना है या शिक्षा मनोविज्ञान को समझना है तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी है कि हम मनोविज्ञान को समझें, अर्थात साइकोलॉजी को समझें। ये एक शब्द दोनों में कॉमन है, तो हम पहले साइकोलॉजी को समझते हैं तो हमें उम्मीद है कि हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं और समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों, ये साइकोलॉजी लैटिन के दो वर्ड साइकी और लोगस, इन दो वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर के बना है। और इन दो शब्दों का मतलब होता है, यहाँ पे साइकी का मतलब है सोल यानी आत्मा, सोल यानी आत्मा, और इस लोगस का मतलब होता है विवेचन या अध्ययन, विवेचन या अध्ययन। इसका मतलब है कि अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एक नई चीज निकल करके सामने आती है। वो ये है कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का विवेचन करने वाला कोई विषय है। तो आत्मा का विज्ञान है। तो अब हमें ये समझना होगा कि साइकोलॉजी अगर आत्मा का विज्ञान है तो क्या वो आज भी आत्मा के विज्ञान के रूप में है, या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ है, या आत्मा के विज्ञान को कहने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जब हम आत्मा का विज्ञान देखते हैं, इसको साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान कहने का श्रेय दोस्तों दो लोगों को जाता है, जो बड़ा प्रचलित नाम है आपके लिए भी, प्लेटो और अरिस्टोटल का। अरस्तु और प्लेटो ने सबसे पहले इस साइकी का मतलब, जो साइकी आपने वहां पे देखा था, इस साइकी का मतलब सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने क्या बताया था? आत्मा बताया था। जी आत्मा।
इसका मतलब है कि यह आत्मा का विज्ञान है, आत्मा के विषय में अध्ययन करता होगा। तो एक बात आती है कि फिर अगर आत्मा के विषय में अध्ययन हो रहा है तो आत्मा है क्या? तो इस पर विचार करने के बाद ये लगा कि आत्मा कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें। इसलिए इसका अध्ययन इतना आसान नहीं है, इसका अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता। तो 16वीं शताब्दी में बहुत लंबा सफर आत्मा के विज्ञान ने तय किया और 16वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा गया। मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। इसको किसने कहा? इसको कहा लॉक ने, हॉब्स ने, कांट ने। इन लोगों ने इसे मन का विज्ञान कहा। 16वीं शताब्दी की बात है ये, 17वीं शताब्दी की समझ लीजिए। जब इसे मन का विज्ञान कहा गया और कहा गया कि यह मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। अर्थात इसे आत्मा का विज्ञान ना कह करके क्या कहा जाना चाहिए? मन का विज्ञान कहा जाना चाहिए। और इन लोगों ने कहा कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, वो मन का विज्ञान है। अब मन का विज्ञान है तो वही प्रश्न यहां पे भी उठता है कि व्हाट इज माइंड? मन क्या है? मन को कैसे परिभाषित किया जाए? उसका अध्ययन कैसे होगा? मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कैसे होगा अगर ये मानसिक क्रियाओं से संबंधित है तो यहां पे भी लोगों ने मौन रखा। लोग इसको स्पष्ट नहीं कर सके और बताया कि मन या आत्मा दोनों ऐसी चीज नहीं है, ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसको हम कंक्रीट रूप में, जिसको हम वस्तु रूप में देख सकें या छू सकें या इसके विषय में बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें और किसी रिजल्ट पर पहुंच सकें। इसलिए इसको भी नकार दिया गया और एक तीसरी अवधारणा आई और वो अवधारणा थी चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसको देने का श्रेय जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट जो एक संरचनावादी थे, इनके शिष्य टिचनर ने संरचनावाद का नींव डाला था, लेकिन कहीं न कहीं प्रणेता थे ये। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूतियों का विषय है और इसी के आधार पर किसी का अध्ययन किया जा सकता है, किसी के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, किसी के विषय में जाना जा सकता है। तो ये चेतना का विज्ञान है, ना कि मन या आत्मा का विज्ञान है। और इन्होंने चेतना को परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि परसेप्शन के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, संवेग के माध्यम से इस चेतना को परिभाषित करने का प्रयास किया कि ये चेतना, परसेप्शन या संवेग है। लेकिन क्या उन्हीं से, चेतन के द्वारा ही हम किसी का अध्ययन कर सकते हैं? एक प्रश्न आता है कि क्या चेतन अनुभूतियों के ही माध्यम से हम किसी का अध्ययन कर सकते हैं? तो उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि व्यक्ति जितना बाहर है उतना ही अंदर है। उसकी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बाहर, जो देखने पर पता नहीं चलता कि वो बाहर किस लिए की जा रही हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा तत्व जिम्मेदार है जो अंदर से उसको प्रेरित कर रहा है। इसलिए इस परिभाषा को, इस तथ्य को नकार दिया गया और 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और इस व्यवहार के विज्ञान को कहने का श्रेय दोस्तों, ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम इधर लिखते हैं। तो चेतना के विज्ञान को नकारने के बाद इसे क्या कहा गया? विलियम वुंट ने और भी काम किए थे। जैसे इन्होंने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला दी। पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला इन्होंने दी। ये बहुत बड़ा कदम था मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने के लिए, क्योंकि इसके पहले मनोविज्ञान जो था वो कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र के एक खंड के रूप में जाना जाता था, दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में जाना जाता था। इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व अब तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया था। यद्यपि 16वीं शताब्दी के बाद यानी 17वीं शताब्दी से कुछ कुछ वो अस्तित्व में आने लगा था, लेकिन पहली बार
विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला लिपजिंग विश्वविद्यालय में, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो जर्मनी में था दोस्तों, जर्मनी में, जो अब इस लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स कहा जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। वर्तमान समय में इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उस टाइम में, कब, 1879 ईस्वी में, कब, 1879 ईस्वी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है या किसी के विषय में अध्ययन जो है वो एक प्रायोगिक विषय है, इसलिए इसे प्रयोग करके प्रयोगात्मक तरीके से ही इसको जाना जा सकता है और चेतना ऐसा विषय है जिसको प्रयोगशाला में समझा जा सकता है। तो इसलिए इस आधार पर इन्होंने कहा कि यह चेतना का विज्ञान है और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, इसको इन्होंने दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। इसको शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस चेतना के विषय में बात की गई कि क्या चेतन हमारे सभी व्यवहार को दिखा सकता है, क्या चेतन ही वह तत्व है जो हमारे व्यवहार को या हमारे अध्ययन को कर सकता है या निर्धारित कर सकता है। ये तो उत्तर मिला नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना बाहर है उतना अंदर है, अर्थात उसके सिर्फ और सिर्फ चेतन अनुभूतियों से ही नहीं जाना जा सकता किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के व्यवहार को। उसके बहुत सारे ऐसे व्यवहार होंगे जो अंदर से प्रेरित होंगे, अंदर किसी ऐसी भावना के नाते वो व्यवहार हो रहे होंगे जिसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये चेतना से संबंधित है। जैसे हमें कोई मिल गया रास्ते में, हमसे पहले कभी उसका झगड़ा हुआ है, हमने देखा और मेरे चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया, मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ आ रही है, अब मुझे याद आ गया कि हमारा झगड़ा हुआ था, हमारी इससे लड़ाई हुई थी, इसके साथ ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर देता या वैसा कर देता। तो ये चीज़ें कहाँ हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबी हुई हैं। हमने उसको देखा तो फिर उभर गई। ये हमारे चेतन में नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन हमने उसको देखा तो व्यवहार कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो गया। इसलिए हमारे सारे व्यवहार चेतना के स्तर पर देखे नहीं जा सकते। तो इसलिए 1912 ईस्वी में किसने? जेबी वाटसन, जो एक व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। क्या है दोस्तों? व्यवहार का विज्ञान है। और इन्होंने व्यवहार को परिभाषित करने का बेहतर प्रयास किया और इन्होंने बताया कि व्यक्ति हर क्षण इस वातावरण से उद्दीपक प्राप्त कर रहा है और उस उद्दीपक के प्रति कोई न कोई अनुक्रिया, कोई न कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। और यही जो प्रतिक्रिया है दोस्तों, ये क्या है? ये व्यवहार है। और इसी रूप में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। लेकिन वर्तमान समय में कहा गया कि व्यवहार को कभी मन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्या है दोस्तों? मन को अलग करके नहीं देखा जा सकता, यानी मानसिक क्रियाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो फिर एक नई बात आई कि इस व्यवहार के साथ और क्या होना चाहिए दोस्तों? इस व्यवहार के साथ होना चाहिए मानसिक क्रियाएं। और एक नई अवधारणा आई कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। क्या है दोस्तों? मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है।
का विज्ञान है। ठीक है, ये आपके सामने नई चीज आई कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। और इसी रूप में वर्तमान में मनोविज्ञान अपना योगदान अन्य क्षेत्रों में दे रहा है, जिससे सभी क्षेत्र जहाँ पे भी अपना योगदान दे रहा है वो क्षेत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अग्रसर हैं। क्या मिला दोस्तों हमको कि व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है कौन? मनोविज्ञान। हमको समझना क्या था दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या समझना था? शिक्षा मनोविज्ञान। हमने समझा किसको? मनोविज्ञान को। अब यदि हम अगर शिक्षा को समझ जाएं तो इसका मतलब है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। तो जब शिक्षा की बात आती है दोस्तों, तो शिक्षा संस्कृत के, इसके शाब्दिक अर्थ को देखें जिससे समझ में आ जाएंगी चीजें। संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगा करके शिक्षा शब्द बना है। यहाँ पे शिक्ष का मतलब होता है दोस्तों उपदेश देना, उपदेश देना, सिखाना या सीखना, ये मतलब होता है। उपदेश देना, सिखाना या सीखना, ये शिक्षा का मतलब होता है। अर्थात शिक्षा का मतलब होता है कि किसी को सिखाना या सीखना, किसी विषय वस्तु को सीखना या सिखाना ही क्या है? शिक्षा है। अब इसी शिक्षा को अगर हम इंग्लिश शब्द से देखें, एजुकेशन, ये एजुकेशन क्या कहता है? यहां तो शिक्षा ने कहा कि सीखना या सिखाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? शिक्षा है। अब एजुकेशन को देखिए, ये एजुकेशन लैटिन के दो वर्ड से मिलकर के, किससे? ई प्लस ड्यूको, ये दो शब्द हैं लैटिन के जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। यहां ई का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना या ले जाना। अब दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा दोस्तों? अंदर से बाहर की ओर ले जाना या अंदर से बाहर की ओर निकालना। तो क्या अंदर से बाहर की ओर निकालना दोस्तों? तो कहा जाता है कि व्यक्ति जन्मजात गुणों का मालिक होता है। जन्मजात मालिक होता है किसका? बहुत सारी गुणों का, विशेषताओं का, और उन्हीं गुणों और विशेषताओं को अंदर से बाहर निकाल दिया जाए, उससे उनका साक्षात्कार करवा दिया जाए, उससे परिचित करवा दिया जाए, उन गुणों को व्यवहार में लाया जाए अगर, तो वही प्रोसेस क्या हो जाएगी? शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा का प्रोसेस हो जाएगा। यानी व्यक्ति में विद्यमान अंतर्निहित शक्तियों, गुणों, विशेषताओं को जब निकाल करके उनके व्यवहार में लाया जाता है, उससे उन्हें परिचित कराया जाता है, तो कहा जाता है कि ये क्या है? शिक्षा है। इसी पर एक परिभाषा, बहुत प्रचलित परिभाषा है, बहुत महान व्यक्तित्व की परिभाषा है, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा है कि मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। देख लीजिए, मानव की अच्छी परिभाषा है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। दोस्तों, ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी की है। स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा है, मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं, अंतर्निहित पूर्णता होती है, अंतर्निहित विशेषताएं होती हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति करने का मतलब है व्यवहार में ले आना। अभिव्यक्ति करना ही क्या है? शिक्षा है। और यही चीज एजुकेशन शब्द से समझ में आई थी कि अंदर से बाहर की तरफ ले आना।
तो इस प्रकार शिक्षा का आशय निकला कि व्यक्ति में विद्यमान गुणों विशेषताओं को अंदर से बाहर ले आने का जो प्रोसेस है, वो जो काम है, वो शिक्षा का है। अर्थात अंदर से बाहर गुणों को जब ले आया जाता है तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षा में मनोविज्ञान के लिए मिला हमको, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। शिक्षा के विषय में हमको मिला कि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति जो है वो शिक्षा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा एक प्रक्रिया है। अब समझिएगा ध्यान से दोस्तों कि कैसे ये शिक्षा मनोविज्ञान बना। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये मनोविज्ञान की ये क्या है, एक शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा है। अर्थात मनोविज्ञान के ही जोर पर ये चलता होगा, मनोविज्ञान अपना नियम एवं सिद्धांत यहाँ पे कुछ ऐसा फॉलो करता होगा। तो शिक्षा क्या है, अंतर्निहित योग्यता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, विद्यालय या तमाम ऐसे तत्व हैं जो शिक्षा की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। और यहां पे कह रहा है कि ये क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। तो जब शैक्षिक प्रक्रिया में जो लोग संलिप्त हैं, यानी शिक्षक और छात्र, ये दोनों मानवीय तत्व हैं यहाँ के, इनके व्यवहार का कहीं ना कहीं अध्ययन कौन करेगा? मनोविज्ञान करेगा। मनोविज्ञान करेगा और बताएगा कि शैक्षिक प्रक्रिया में इनका व्यवहार कैसे निर्धारित होना चाहिए, इनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, इनके साथ व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए, इनका विकास क्रम क्या है, इनके विकास क्रम के आधार पर इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इनको विद्यालय कैसा दिया जाना चाहिए। अर्थात जब मनोविज्ञान अपने नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्याएं या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपना योगदान देता है, तो कहा जाता है कि वह शिक्षा मनोविज्ञान है। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि जब मनोविज्ञान अपने नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में छात्र, शिक्षक या पाठ्यक्रम या अन्य किसी तत्व की समस्याओं के समाधान के लिए अथवा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है, तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है, या तब मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान। अब यही मनोविज्ञान जब बालक की समस्या को समझने के लिए, बालक के विकास क्रम को, बालक के व्यक्तित्व को, बालक के जीवन की अन्य किसी समस्या को समझने के लिए जब मनोविज्ञान के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है, सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान। इस तरह से हमने सीखा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, किस तरह से मनोविज्ञान अपने नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करता है। तो दोस्तों इस कक्षा को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात कि आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कहाँ पे कमी रह गई, आपने कितना सीखा, और अगर कोई कमी रह गई तो आप ज़रूर बताएं, जिससे हम उसमें सुधार करके और आपके सामने और बेहतर तरीके से विषय वस्तुओं को पेश कर सकें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद।